दुनिया की करंट वेव को राइड करता है वही दुनिया पर रूल करता है। तो करंट वेव है क्या, एशियन सेंचुरी है क्या? देखिए, दुनिया में हमेशा एक या कुछ ताकत दुनिया के रूल को डिसाइड करती है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसे चलेगा। अपने फेवर में वो रूल्स बना सकती हैं और उसके बदले वो दुनिया को कुछ फायदा भी देती हैं, क्योंकि आप शक्ति में तभी रहेंगे जब आपके शक्ति में रहने से दूसरों को भी फायदा होता हो। तो क्या एशिया उस स्टेटस पर पहुंचने वाला है? एक वर्ड है पैक्स ब्रिटिकाना। 19वीं सेंचुरी में माना जाता था कि दुनिया में हेजेमनी ब्रिटेन की है। फिर 20वीं सेंचुरी आई और कहा जाने लगा पैक्स अमेरिकाना। इसके बाद एशियन सेंचुरी की बात चल रही है। ये वाली सदी एशिया की सदी है। ऐसा है क्यों? देखिए, अगर ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी का सेंटर एशिया बन जाए, इंटरनेशनल रूल्स में जो एशिया का दखल है वो महत्वपूर्ण हो जाए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एशिया की सिक्योरिटी से कनेक्ट हो जाए, इंटरनेशनल कल्चर एशियन कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाए। आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा, अगर अब इकोनॉमिक की बात करें तो इस रीजन से 40% इकोनॉमिक यू कैन से एक्सपोर्ट होता है। दुनिया जिन कंज्यूमर गुड्स की बात करती है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, वो कहां से जा रहे हैं? एशिया से जा रहे हैं। मेजर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस इसी रीजन में है। अभी हम ऐसे कुछ और फैक्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके फेवर में आ रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर है डेमोग्राफी, जवान जनसंख्या। तो दुनिया को चलाना है तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन के लिए यू नीड यंग पॉपुलेशन। जो कन्वेंशनली पावरफुल देश माने जाते थे वेस्ट, आप ये मत मानिएगा कि हमेशा से ताकत उन्हीं के पास थी। ताकत का रूल है कि वो एक जगह पर जरूरी नहीं है कि टिकी रहे, और अगर वो ताकत शिफ्ट हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एशिया में जो आप इंस्टेबिलिटी देखते हैं या इंडिया चाइना जो राइवलरी आप देखते हैं उसमें इन वेस्टर्न ताकतों का भी कुछ विशेष फायदा जुड़ा हो। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि पैक्स अमेरिकाना से शिफ्ट जो है एशियन सेंचुरी की तरफ होना है, और एशिया की दो बड़ी ताकतें इंडिया और चाइना इसमें मेन रोल अदा करेंगी, और इससे रिप्लेस कौन होगा? वेस्ट। तो यही जानना है। यह टर्म जो है 1970s में पॉपुलर हुई जब जापान की इकोनॉमी मिरेकल दिखाने लग गई। अब ऐसा उसके बाद हालांकि हो नहीं पाया, क्योंकि अकेला जापान एशियन सेंचुरी नहीं बना सकता था। उस समय 1980s में हमने ट्रांजिशन देखा चाइना में माओ जा चुके थे और डेंग जियाओपिंग आ गए थे, जिनको मॉडर्न चाइना का आर्किटेक्ट कहा जाता है। 3 लीडर्स आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम एशियन सेंचुरी की बात करेंगे तो उसमें हर्डल और अपॉर्चुनिटी कमिंग फ्रॉम चाइना, यू नीड टू एनालाइज द वर्क ऑफ 3 लीडर्स, व्हाट माओ जेडोंग वाज डूइंग, व्हाट डेंग जियाओपिंग वाज डूइंग, एंड व्हाट शी जिनपिंग इज डूइंग। डेंग जियाओपिंग बात करते थे एशियन यूनिटी की, लेकिन शी जिनपिंग नहीं करते। ऐसा लगता है कि वो एशियन सेंचुरी की जगह पैक्स सिनेका चाहते हैं। पैक्स सिनेका मतलब चाइना की ही प्राइमेसी रहेगी। लेकिन क्या चाइना की प्राइमेसी से इंडिया और अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि चाइना यूनिटी की बात नहीं कर रहा, चाइना बेलिजरेंस की बात कर रहा है, चाइना अपने तरीके से चीजों को चलाने की बात कर रहा है, चाइना जमीन हथियाने की बात कर रहा है, समुद्री टापुओं को हथिया रहा है। तो इस वजह से अगर कोई इस तरीके से एक्सपेंड करता है तो भाई साहब उसके दुश्मन पहले तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमें यहां पर दिख रहा है। जब भी एशियन सेंचुरी की बात होती है तो बात होती है इस आर्क की, इंडिया से लेकर जापान, इसके बीच में लगभग 3 बिलियन के आसपास की आबादी रहती है। ये कहा जाता है कि दुनिया में हर एक तीसरा इंसान या तो भारतीय है या चाइनीज है। तो इससे मतलब शो क्या हो रहा है? इससे शो ये हो रहा है कि वेस्टर्न नेशंस की जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, टॉप कंपनीज हैं, उसमें भी आपको या तो चाइनीज मिल रहे हैं या इंडियंस मिल रहे हैं। तो आप कहेंगे इससे तो एशियन सेंचुरी का नुकसान है ना, क्योंकि वो तो वेस्ट में चले गए, तो ब्रेन ड्रेन हो गया, तो वो तो उनके देशों को मजबूत बना रहे हैं। गए तो इस वजह से क्योंकि भाई उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज वहां मिली। लेकिन एक बात भी तो है, अगर एशिया इज बिकमिंग ग्रेजुअली हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो आपको नहीं लगता कि टैलेंट जो है वहां से इस तरफ भी तो शिफ्ट हो सकता है? So many people are actually coming back to India and to China due to the opportunities which these nations are delivering. अभी मैंने एक डेटा बताया था आपको, 40% एक्सपोर्ट दुनिया का इस रीजन से हो रहा है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर यू कैन से पिछले 2 दशकों में जो गरीबी से बाहर आए हैं। टॉप साइंटिस्ट की बात बताई। इसके अलावा ये जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, टेक्नोलॉजी में तो
टॉप कंपनीज आपको यहां से देखने को मिलती हैं। ये देखिए, अगर 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो उसमें चाइना, जापान, इंडिया, तीनों का नाम आपको मिलेगा। टेक्सटाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तो बात है ही। एक और बात, दुनिया के जो 25 लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स हैं उसमें से 18 पोर्ट्स कहां हैं? इस रीजन में है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स। आप कहेंगे इससे क्या होना जाना है? अरे क्या बात आप कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आपको सेंचुरी बनना है, मतलब आपकी इस सेंचुरी में आपके पास पावर आए, तो ऐसे में आपका इकोनॉमिक डोमिनेंस भी तो जरूरी है। और मुझे बताइए इकोनॉमिक डोमिनेंस कैसे होगा? जब आप ट्रेड का हब बनेंगे। और वर्ल्ड का मेजर ट्रेड होता कैसे है? एयर्स वेज से होता है, रोडवेज से होता है, या वाटरवेज से होता है? वाटरवेज से होता है, राइट। अगर सबसे जवान जनसंख्या यहां पर है, तो वेस्ट की कंपनीज को भी प्रॉफिट अगर कमाना है, तो दे वांट एक्सेस टू दीज मार्केट्स और नॉट? बिल्कुल। इसी वजह से उनका खासा दखल और खासा इंटरेस्ट है व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इस वजह से यहां पर हम इंटरेस्ट देख रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू अ टॉपिक, अब स्टोरी क्या है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ की। मैंने कहा 3 लोगों को के बारे में सोचो। माओ जेडोंग, जिस समय चाइना एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, 1970s में यूएसए ने सोचा कि यार कोल्ड वॉर के दौरान चाइना को अपनी तरफ कर लेते हैं। अगर दुश्मन वाली पार्टी कम्युनिस्ट है तो इसमें से एक को तोड़ लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं चाइना को, और इससे चाइना को हम अपने जैसा बना देंगे। चाइना ने कहा बिल्कुल आ जाइए, गले लग जाइए, हम भी आपकी तरह कैपिटलिस्ट बन जाएंगे। लेकिन चाइना ने एक यूनिक मॉडल मतलब पे काम किया जो वेस्ट ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चाइना अपनी इकोनॉमी में तो कैपिटलिस्ट है, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स में वो सोशलिस्ट ही रहा। तो ये इस मॉडल से चाइना को फायदा क्या हुआ? अब दुनिया के 78 देश ऐसे हैं जहां पर चाइना या तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है या सेकंड लार्जेस्ट है। आई वाज रीडिंग अनदर डेटा व्हाइल आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, तो पता लगा कि दुनिया का लगभग हर देश, यानी कि धरती पर लगभग हर देश के साथ टॉप 3 अगर ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो उसमें आपको चाइना का नाम मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे चाइना को एक बड़ी पावर मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। तो अगर एशियन सेंचुरी की बात करें, और मैंने कहा उसमें चाइना और इंडिया ये मेजर पावर हैं, मतलब ये इमर्जिंग पावर हैं, राइट। चाइना का स्टेटस काफी ऊपर हो चुका है, इंडिया अभी काफी कुछ हमें करना है। तो मुद्दा तो यह है कि लेकिन पावर तो शिफ्ट होती जा रही है, ऐसा पूरा लग रहा है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट ने कहा कि चाइना जो इंपोर्ट करता है ना, वो जरूरी है डेवलप्ड नेशंस के लिए भी और जो स्मॉल आइलैंड नेशंस है उनके लिए भी। तो अगर चाइना का इंपोर्ट भी उनकी इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो मुझे बताइए चिप्स किसके फेवर में है? चिप्स मतलब आप ये मानिए चाल किसके फेवर में है? भाई साहब, जियोपॉलिटिक्स का रूल है कि जो ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरे पर, उसी का एक्सप्लोटेशन होगा, ज्यादा डिपेंडेंट का होता है, राइट। अब जरा समझते डेंग जियाओपिंग का क्या एक्चुअली आउटकम रहा। देखिए, माओ के जाने के बाद डेंग जियाओपिंग ने ठान लिया था कि अगर गरीबी से लोगों को बाहर निकालना है तो अब इकोनॉमी को रिवाइव करना पड़ेगा। तो ये इसका रिजल्ट है। डेटा देखिए आप, मतलब अगर हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो कहा जाता है चाइना अकेला ऐसा देश है मॉडर्न टाइम का कि एक लाइफ में, मतलब एक ही जनरेशन में, जिसने क्वांटम लीप ली हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की भी, मिलिट्री की भी, डिप्लोमेटिक स्टेटस की भी। चाइना, मैंने क्या कहा था, रूल कौन करेगा? जो इस समय की वेव पर राइड कर रहा होगा। तो इस समय की वेव क्या कह रही है? वेव सेमीकंडक्टर की है, वेव ईवी की है, वेव रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी डोमिनेशन की है। दुनिया अगर एआई से चलने वाली है तो एआई के लिए बिग डेटा सेंटर्स चाहिए, एजीआई चाहिए, तो उस पर चाइना रिसर्च कर रहा है, ईवी पर चाइना रिसर्च कर रहा है। इवन कितनी सारी जो टॉप कंपनीज हैं यूरोप की और जो ईवी पर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, वो CATL नामक कंपनी की बैटरीज का इस्तेमाल कर रही हैं। और वो CATL कंपनी है किसकी? चाइना की। पेटेंट चाइनीज कंपनी के नाम पर है, और ये बैटरीज मेजर जो ईवी यू कैन से ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, वो इन्हीं की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरीके से कुछ आपको नहीं लग रहा कुछ रिवर्स हो रहा है? एक समय पर वेस्टर्न कंपनीज का पेटेंट आप यूज कर रहे हो तो चुपचाप पैसा देते रहो, जो आज भी हो रहा है। आपके फॉर एग्जांपल गूगल और आपका अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह यही तो है। पेटेंट से उन्होंने दुनिया पर कंट्रोल रखा हुआ है, एक इकोनॉमिक हेजेमनी बनाई हुई है। कोई उनके कंपटीशन में है नहीं, क्योंकि दे हैव क्रिएटेड द प्लेटफॉर्म जिस पर कि हम सब काम कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। तो चाइना कहता है अब नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म्स है वो हम बनाएंगे। तो एक ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी भी चल रही है। अब यहां पर वेस्ट में ऐसी क्या गलती हो गई जिससे हमें लग रहा है कि अब पावर शिफ्ट हो रही है?
तो मैं 2 लीडर का नाम लेना चाहूंगा। 1970s में रीगन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे उस समय, एक वर्ड पॉपुलर हुआ रीगनॉमिक्स, वो थी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। और ब्रिटेन में उस समय थी मार्गरेट थैचर, उनकी पॉलिसीज को हमने कहा थैचरिज्म। इन्होंने सोचा कि यार एक्चुअली गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इनटू द मार्केट, गवर्नमेंट शुड कम ऑन द बैक फुट। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमी शुड बी रन विथ इनविजिबल हैंड। तो ये भी कहा जाता है कि 1970s के जो फैसले थे उसकी वजह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की पकड़ ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज वो कुछ कमजोर ही रही, वो रेगुलेशन इतना नहीं कर पाए। लेकिन एशिया की बात करें, जैसे चाइना की बात करें, या फिर आप सिंगापुर की बात करें या इंडिया की बात करें, तो आपको नहीं लगता यहां पर गवर्नमेंट का दखल वेस्टर्न नेशन से ज्यादा रहा? अब दखल हमेशा नुकसानदायक नहीं होता। अब इनकी तो लैंग्वेज ऐसी थी, इनका कहना था कि जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को बैकफुट पे होना होगा, इनविजिबल हैंड से चलेगा, डिमांड सप्लाई से चलेगी इकोनॉमी। लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। ली कुआन यू, जिन्होंने सिंगापुर को एक ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटी मान लीजिए, एक ऐसे हालात थे एक टाइम पर सिंगापुर के, उससे दुनिया का अगर इकोनॉमिक रोड मैप की बात करें तो उसमें एक डेवलप्ड नेशन बना दिया। तो ली कुआन यू का भी कहना था कि भाई साहब एशिया के जो देश है ना वो वेस्ट के कॉपी पेस्ट मॉडल से नहीं चलेंगे, यहां पर स्टेट रेगुलेटेड मॉडल से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो वो हमने यहां पर देखा भी, राइट। इसी तरीके से जैसे पेंडेमिक वाला टाइम था, तो पेंडेमिक वाले टाइम में वी वर एबल टू एड्रेस दिस इशू इन अ बेटर मैनर देन द क्राइसिस विच वर हैपनिंग इन द वेस्ट। आपको नहीं लगता उस समय सरप्राइज तो हो रहे थे हम कि यार ये यूरोपियन नेशन तो हमने सुना है डेवलप नेशन है, ये क्या चल रहा है? इटली में इतना मैसिव क्राइसिस है, फ्रांस में क्राइसिस, यूएसए में क्राइसिस, राइट। अब इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, इंडिया का क्या एडवांटेज है? एक तो है रेजिलेंट इकोनॉमी। अभी हमने पेंडेमिक का जिक्र किया, तो आपको पता होगा कि जो शेप, मतलब एक तरीके से वी शेप हमने जो रिकवरी हासिल करी थी, तो वो एक तरीके से मैसेज था वर्ल्ड को, तो दे कैन ट्रस्ट इंडिया, दे कैन इन्वेस्ट इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करूं जो 2030 तक का प्रोजेक्टेड है, दैट इज अराउंड 17%, 17%। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भारत में निवेश करेगा 17% के आसपास तो ऑन एन एवरेज उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पाएगा। तो भाई साहब यही तो ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट है तो एक तरीके से शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू ऑल्सो रिफ्लेक्ट शिफ्ट इन पावर, राइट। तो वाइब्रेंट स्टार्टअप सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग पर हम फोकस कर रहे हैं। आईटी हमारा यू कैन से प्लस पॉइंट है, लेकिन केवल आईटी बेस्ड सर्विसेज से नहीं, हमें नेक्स्ट जेन आईटी सर्विसेज पर काम करना होगा। फार्मा की तो मतलब वी आर बीइंग कंसिडर्ड एज फार्म ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन जेनरिक मेडिसिन। हम लो कॉस्ट सॉल्यूशंस दे रहे हैं मेडिकल फील्ड में टू एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। तो आप कहेंगे वेस्ट को इनकी क्या जरूरत है? आपको अगर ऐसा लग रहा हो तो जरा सर्च कीजिएगा, यूके, कनाडा, यूएसए, यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज है इंडिया और अगर आप उनको कंपेयर करें तो इन मैनी डेवलप्ड नेशंस व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि आपने हैवी टैक्स दिया गवर्नमेंट को और इसके बदले आपने गारंटी ली कि यस यू आर गोइंग टू गेट दी हेल्थ केयर फ्रॉम द गवर्नमेंट, और आपको एक सर्जरी करानी है तो आपको 3 से 4 महीने वेट करना पड़ रहा है। इंडिया के केस में हम जानते हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट की जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास कंपैरेटिवली लो कॉस्ट सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो आपको 4-5 महीने कम से कम इंतजार नहीं करना पड़ता। आपको पता है ठीक है यार हम यहाँ पर ये इलाज करा लेंगे, राइट। चाहे आप कार्डियक सर्जरी की बात करें, इवन रूट कैनाल की बात करें, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि अगर हम टोटल खर्चे की बात करें, इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर डिजीज, तो यू विल फाइंड कि इंडिया इज डूइंग बेटर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो ये एक एडवांटेज वाली बात हो सकती है, राइट। अब गेन्स की बात करें, जैसे रिसर्च, एक सेकेंड, ये वाली बात मैं आपको बता दूं, 17% CAGR वाली। नाउ अब ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन क्या स्टोरी बिल्कुल स्मूथ है? एशियन सेंचुरी आने वाली है, वेस्ट की हेजेमनी जाने वाली है? नहीं, इसमें कुछ दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, हम कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक डोमिनेंस इसमें मेन रोल अदा करेगा, लेकिन क्या जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो सस्टेन्ड है? एक समय पर हांगकांग, मतलब हांगकांग तो अब तो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इनको तो माना जाता था कि यार ये तो जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी है। एक समय पर डबल डिजिट की ग्रोथ रेट, उसके बाद चाइना ने डबल डिजिट की ग्रोथ रेट के बारे में सोचा और फिर काम भी किया। मतलब डबल डिजिट का मतलब होता है 10% की ग्रोथ रेट। उसके बाद इंडिया ने भी सोचा, हम 8-9% पर गए, उसके बाद डिक्लाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ दीज कंट्रीज, उसमें हमने एक डिक्लाइन भी देखा है, स्लो डाउन देखा है।
आपने सुना होगा चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस, गोस्ट सिटीज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल इज नॉट वेल, राइट? जापान में स्टैग्नेशन इन देयर इकोनॉमी, राइट? तो ग्रोथ को मेंटेन करना दैट्स अ चैलेंज। तो अगर ये चैलेंज हमें दिख रहा है तो भाई साहब फिर तो कैसे बनेगी एशियन सेंचुरी? कुछ ये चैलेंजेस हैं, जैसे अनइवन डेवलपमेंट। अगर कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, बाकी लोग गरीब, तो मुझे बताइए क्या आप जो प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं इकोनॉमी की, क्या वो एक्चुअल अपने पोटेंशियल को हासिल कर पाएंगे? नहीं। अगर रिसोर्सेज एक बड़ी पॉपुलेशन के पास अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि एक जगह कंसेंट्रेट हो गए, तो ट्रू जो पावर है एशिया की वो नहीं रियलाइज हो पाएगी। एसेट बबल, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने कुछ एसेट्स में कर दिया, जैसे रियल एस्टेट की हम बात कर रहे थे, वो बबल और फिर उसका इम्पैक्ट अदर सेक्टर्स पर होना। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह होना जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म आ सके। जैसे कि कहा जाता है कि इंडिया ने स्विच किया एग्रीकल्चर से आईटी पर, क्या मैन्युफैक्चरिंग पर हम ड्यू फोकस दे पा रहे हैं? क्या इन्वेस्टमेंट जो ट्रेजेक्ट्री है इंडिया की वो राइट कोर्स पर है? इस पर सवाल उठते हैं। लेबर इश्यूज का मतलब है हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, मार्केट ओरिएंटेड लेबर चाहिए। तो कई सारी कंपनीज का यही शिकायत रहती है दैट वी हैव द जॉब्स बट वी डोंट हैव मार्केट ओरिएंटेड लेबर। स्टेट का कंट्रोल मार्केट में कई बार ये भी शिकायत बनता है। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट डेमोग्राफिक डिक्लाइन, मतलब अगर हम जवान जनसंख्या की बात करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो एक पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है एशिया का, उसमें डिक्लाइन देखा गया है। जापान, साउथ कोरिया, इनकी स्टोरी से तो हम सब वाकिफ हैं, राइट? ताइवान की भी। इसके बाद चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसका इंपैक्ट अब देखने के लिए मिल रहा है। इंडिया की बात करें तो हमारे पास अभी कुछ सालों के लिए एडवांटेज है, कहा जाता है लगभग 2045 तक। लेकिन भाई साहब 2045 उस तक अगर इस विंडो का इस्तेमाल करना है तो व्हाट वी वांट दिस ह्यूमन रिसोर्स टू बी एक्चुअलाइज्ड बाय स्किलिंग, राइट? तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किलिंग, इंडस्ट्री, एकेडमिया कनेक्शन, इन सब पर हमें रैपिड काम करना होगा। वी नीड दैट काइंड ऑफ लीडरशिप, वी नीड दैट काइंड ऑफ एक्शन, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ मिस्ड बस, और वो दोबारा नहीं आने वाली भारत के पास। तो इस संजीदगी से इस पर काम करना पड़ेगा, राइट? ये बड़े इश्यूज हैं। ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल इश्यूज विद इन द नेशंस आर नॉट रिजॉल्व्ड अंटिल नाउ। म्यांमार, बांग्लादेश, आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है एशिया पे? अरे भाई, जिन देशों का इन्वेस्टमेंट है तो अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रेड पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एशिया एज अ हब ऑफ पावर पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यूरोप को हम कहते हैं कि इट बिकेम हब ऑफ पावर, तो कैसे बना? उसमें अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो उसमें यूरोप का एक जोन ऑफ पीस बनना, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा। एक समय पर तो कुछ ग्रेट पावर्स थे, कॉलोनियलिज्म का टाइम था, वो उस समय का काम चल गया उनका, फिर वॉर होते रहे, लेकिन अल्टीमेटली उनको समझ में आ गया कि भाई पीस इज द वे। अगर हम कहते हैं कि यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर बना, तो उसमें किसने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया? आपको नहीं लगता नेटो ने निभाया? सो डू वी हैव नेटो, यूरोपियन यूनियन लाइक ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंटिंग यूनिटी इन एशिया? हमारे पास वो नहीं है। तो एक तरीके से ये इश्यूज बड़े इश्यूज हैं कि नहीं है? हमारे यहाँ पर सिनिसिज्म है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्लिक मतलब कि ग्रुप्स बन रहे हैं। तो अगर एक दूसरे को काटते रहेंगे तो फिर कर लिया आपने वेस्ट से कंपटीशन, राइट? आ गई आपके पास फिर तो पावर। प्लस हमारे देशों में हैव्स एंड हैव नॉट्स में एक बड़ा गैप का बनना, मतलब इनइक्वालिटी बनना। और इस वजह से जब ये प्रॉब्लम सिटीजन्स देखते हैं तो वो थोड़ा डिसओरिएंटेड हो जाते हैं पॉलिटिक्स से, उनका विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। अब जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये शायद मासेस से आइसोलेटेड है, क्योंकि जब इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सवाल उठने लगे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हेजेमनी पर, तो जनता को एक दवाई दे दो। वो कि दवाई क्या है? हाइपर नेशनलिज्म। दवाई दे दो कि यस वी डिजर्व मोर, कुछ वॉर का सिग्नल देना स्टार्ट कर दो। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं, प्लस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कर्ब कर रहे हैं, तो भाई ये एक चैलेंज हो सकता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में, राइट? जैसे ये सेक्शंस हैं, तिब्बत, जिंगजियांग, इनर मंगोलिया, यहाँ पर आज़ादी की मांग होती है। ये जो आप रीजन देखते हैं इसको हम कहते हैं हान चाइना, इसको कहा जाता है चाइना प्रॉपर। तो यहाँ पर हान चाइनीज है, तो चाइना में अलग अलग ये एथनिसिटीज हैं। चाइना चाहता है कि ये जो रीजन्स हैं इनको अपने अंदर ही रखे, मतलब अंदर रखे, दबा कर रखे। तो ऐसे में हान चाइनीज पॉपुलेशन को इस रीजन में ट्रांसफर करना, डेमोग्राफी को चेंज करना, जैसे तिब्बत में डेमोग्राफी को चेंज किया गया। भाई आज़ादी की मांग दब जाएगी अगर जनता चेंज हो जाए, मतलब जनता, अगर ये वाली जनता यहाँ पर पहुँच जाए तो भाई सब नंबर शिफ्ट हो जाएंगे ना, कल्चर भी शिफ्ट होने लगेगा, तो धीरे धीरे भूल जाएंगे क्या चाहिए था उनको, राइट? प्लस कंट्रोल का इस्तेमाल करना,
सब्जुगेशन करना, तो इस तरीके से वो कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कब तक ये टिक पाएगा ऐसे, ये एक बड़ा चैलेंज है। और अगर फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज बाहर आने लगी, अभी तो मीडिया पर कंट्रोल है आपका, बाहर आने लगी, तो लोगों का विश्वास, इंटरनेशनल कम्युनिटीज का विश्वास इन चाइना वो डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, एशियन सेंचुरी में विश्वास कम होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, नेटो, ईयू जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का ना होना। यहाँ पर चाइना असर्टिव है। चाइना, देखो असर्टिव होना गलत नहीं होता कि यस यू वांट टू प्रोजेक्ट योर पावर, बट यू आर एक्सपेंशनिस्ट, यू आर नॉट कंसिडरिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ योर नेबर्स। तो अगर आप नेबर्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नहीं मान रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा ये मिडिवल टाइम नहीं चल रहा, ये मॉडर्न टाइम है। अगर आप इंटरनेशनल लॉज को साइडलाइन करते हो, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का जो फैसला है वो आपके फेवर में नहीं आता, फिलीपींस के फेवर में आता है, और आप कहते हो हम नहीं मानते, तो ऐसे में बाकी जो ग्रुप्स हैं वो तो आपके अगेंस्ट खड़े ही होंगे। फिर तो भाई वेस्टर्न कंट्रीज फिलीपींस के साथ, इंडिया के साथ ग्रुप क्यों नहीं बनाएंगी अगेंस्ट चाइना, फिर तो वो होगा ही होगा, क्योंकि चाइना इज रिप्रेजेंटिंग रिविजनिस्ट पावर। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हुए मिस्टर श्याम सरन, उनका कहना है कि चाइना सफर्स फ्रॉम मिडिल किंगडम सिंड्रोम, यानी कि चाइना अपने आप को दुनिया का केंद्र मानता है और चाइना एक्सपेंड करना चाहता है। एक और पर्सपेक्टिव वो देते हैं, ऐसा लगता है कि चाइना इज हैविंग दिस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन एज अ बैकग्राउंड टू द एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का मतलब है लगभग 100 साल जब चाइना ने यातनाएं झेली, कभी ब्रिटेन ने उसका एक्सप्लोटेशन करा, ओपियम वॉर्स, कैंटन एरिया जहां पर आप हांगकांग देखते हैं, इसके थ्रू अफीम, एक्चुअली अफीम का व्यापार, चाइना को कमज़ोर करना। और जब चाइना की किंग डायनेस्टी कहने लगी कि यार हमारे लोगों के साथ ये अफीम का व्यापार मत करो, हमारी जनरेशन को तुम वीक बना रहे हो, तो उल्टा उसी का दमन कर देना, उन्हीं के गवर्नर को, उन्हीं के उस एरिया के गवर्नर को, उन लोगों को सप्रेस कर देना। इस तरफ जापान इंपीरियल पावर का चाइना के ईस्टर्न चाइना पर एनेक्सेशन, बैटल ऑफ नैनकिंग, कितने सारे ऐसे दृश्य हैं इतिहास के जो चाइना बड़े दर्द से देखता है। तो ऐसा लगता है कि चाइना के कल्चरल इथोस में है कि भाई हमें बहुत सताया गया है, अब वो समय दोबारा नहीं आएगा। और उस समय दोबारा कब नहीं आएगा, जब हमारे पास होगी अल्टीमेट पावर। तभी मैं कह रहा हूं कि चाइना शायद एशियन सेंचुरी नहीं चाहता, चाइना चाहता पैक्स सिनेका। सिनेका मीन्स चाइना, चाइना का रूल, चाइना एज वन पावर। देखिए अब ये स्पार्टले पैरासेल आइलैंड, ये ईस्ट चाइना सी में इशू है, मतलब यहाँ साउथ चाइना सी में इशू है, ईस्ट चाइना सी में आपके कुरिल आइलैंड्स का इशू है, सेनकाकू डियायू आइलैंड्स का इशू है। तो स्पार्टली पैरासेल यहाँ पर, सेनकाकू डियायू यहाँ पर, कुरिल आइलैंड यहाँ पर, और यहाँ पर इंडिया के साथ इशू है, राइट। तो कैसे फिर होगा ये रीजन फॉर चाइनाज बेलिजरेंस? तो एक तो बैकग्राउंड मैंने बताया क्यों चाइना ऐसा कर रहा है, राइट। कई बार एक्सपेंशनिस्ट होना और सलामी स्लाइसिंग का इस्तेमाल करना कि यार ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरे, ये एक तरीका होता है टू कम्युनिकेट टू द पीपल that you need security cover of Chinese Communist Party, otherwise these neighbors are not going to let you live, they are going to take away what is yours। तो ये तरीका होता है। तो इससे पहले जो डेंग जियाओपिंग थे, हालांकि वो एशियन यूनिटी की बात करते थे, वो पीसफुल नेबरहुड की बात करते थे। माओ नहीं करते थे, डेंग जियाओपिंग करते थे, फिर शी जिनपिंग आए, शी जिनपिंग नहीं कर रहे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार डेंग जियाओपिंग ये कहते थे ना, क्योंकि हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, अपने सही समय का इंतजार करो, अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ मत। तो शायद उनका जो मैसेज था उसका यूटिलाइजेशन ही शी जिनपिंग कर रहे हैं, कि उनको लगता है कि अब उनका समय आ गया है। अगर आप इकोनॉमिक पावर बन गए हैं, उसके नेक्स्ट लेवल आपको इकोनॉमिक पावर बनना है, तो यू नीड टू हैव मिलिट्री पावर, क्योंकि मिलिट्री पावर से आप दूसरे देशों को सुरक्षा भी दे सकते हो, उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट भी बना सकते हो सुरक्षा के लिहाज से, फिर उनकी इकोनॉमी को आप हार्नेस भी कर सकते हो। प्लस अपने ट्रेड को सिक्योरिटी कवर देना, ये किसी भी पावर का एक पहला सिग्नल होता है। ब्रिटेन को एक इकोनॉमिकली डोमिनेंट पावर बनना था यूरोप से लेकर एशिया तक, तो उसने नेवी पर फोकस करा था। यूएसए को बनना था तो यूएसए ने भी नेवी पर फोकस करा था, डिफेंस पर फोकस करा, नेवी पर प्राइमरी फोकस किया। तो कुछ ऐसा ही चाइना कर रहा है, तो चाइना उसी राह पर चल रहा है। ये देखिए आपस में दिक्कत है। जैसे इंडिया ने एफडीआई पॉलिसी को रिव्यू किया, कहा कि देखो जो इन्वेस्टमेंट एफडीआई के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से आएगा, उसको तो भाई साहब हम अलर्ट पर देखेंगे, रिजेक्ट कर सकते हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स, ब्रिजेस, तो अब हमने रैपिडली इंक्रीज कर दिया है आफ्टर गालवान। तो ये शो क्या कर रहा है कि देखो
जैसे ही हम वहाँ पर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं तो चाइना वहाँ पर इनकर्शंस को शुरू कर देता था, और अभी भी ऐसा करता है, जैसे गालवान के टाइम पर किया था। लेकिन इस बार हमने क्या करा, पहले हम सोचते थे कि चलो यार पीस इज़ द वे, तो चलो कुछ समय के लिए उस बॉर्डर पर जिस पर वो कह रहे हैं कि नहीं बननी चाहिए रोड, वो अपना क्लेम करें, चलो हम रोड नहीं बनाते। लेकिन फिर हमने 13 से बढ़ाकर 54 कर दिया था इन 1 ईयर व्हेन गालवान इशू हैपेंड। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट, एस जयशंकर कह रहे हैं कि देखो चाइना लाख बात कर ले एशियन सेंचुरी की, लेकिन बोनहोमी इज नॉट पॉसिबल इफ चाइनीज फोर्सेस आर डूइंग इनकर्शंस इन इंडिया। क्लियर कट कह रहे हैं इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट नॉर्मल। वो क्लियर करें, मैं पॉलिश नहीं करूंगा वर्ड्स को, क्योंकि जब अगर चाइना की तरफ से बॉर्डर पर रेजोल्यूशन नहीं आ रहा तो भाई व्हाई वुड वी से दैट, राइट। देखिए 11 ऐसे प्लेसेस हैं जिसको इन्होंने रिनेम कर दिया, अरुणाचल प्रदेश के अपना एरिया बता रहे हैं। तो एक तरीके से ये इशू शो करता है एशियन सेंचुरी इज गेटिंग थ्रेटेंड। अगर इंडिया चाइना साथ नहीं है तो एशियन सेंचुरी का सपना पूरा नहीं हो सकता। ये बात खुद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने कही थी। अब कैन इंडिया चाइना कन्वर्स? तो आई वॉज रीडिंग वन जर्नल वेयर वैंग यी एंड सी राजामोहन, फेमस कमेंटेटर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर, तो उन्होंने एक जॉइंट डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। डॉक्यूमेंट का नाम था कि कन्वर्जेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस इन इंडियाज रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस। तो दे वर सेइंग कि इंडिया और चाइना में जितनी आप गैप देखते हो, ये पूरा गैप केवल इंडिया चाइना का नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें वेस्टर्न जो पर्सपेक्टिव है वो भी इन्वॉल्व है। वेस्ट का फायदा है टू एक्चुअली यूज इंडिया अगेंस्ट चाइना, और चाइना नहीं चाहता कि वेस्ट का मतलब यूज हो, तो इस वजह से चाइना डाइवर्जेंस में है। लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव का कहना है यार, अब आप 1962 की बात करो तो 1962 में कौन सा यूएस से इंडिया का रिलेशन मजबूत था भाई? तो उस समय भी क्या चाइना ने 1962 का वॉर नहीं किया? करा। क्या उस समय उन्होंने जो हमारा अक्साई चीन वाला एरिया है उसमें हाईवे नहीं बनाया? बनाया। तो ये बात बेबाकी है कि केवल वेस्ट की तरफ इंडिया जा रहा है, इस वजह से चाइना इज बिकमिंग बेलिजरेंट। नहीं, चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, राइट। तो वी नीड टू डील विद चाइना अकॉर्डिंगली। लेकिन फिर भी क्या कुछ स्कोप बैठता है कन्वर्जेंस का? तो कहा जाता है कि ग्लोबल इश्यूज पर चाइना और इंडिया साथ हों तो यस, ग्लोबल इश्यूज रिजोल्यूशन में बेटरमेंट हो सकता है, राइट। जैसे अब रशिया की बात करें, रशिया यूक्रेन की बात करें, तो वहां पर भी चाइना और इंडिया हालांकि दोनों अपोजिट हैं, लेकिन न्यूट्रलिटी शो कर सकते हैं, वहां पर कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। दोनों इस बात के खिलाफ हैं कि ये वेस्ट जो है यूनिलेटरली सैंक्शन लगा देता है ईरान पर, रशिया पर, और वर्ल्ड इकोनॉमी को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है, राइट। जो इन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया सीरिया इराक में, हम दोनों उसके खिलाफ थे। इंडियन ओशन में कोऑपरेशन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी, मतलब अभी तो नहीं हो रहा, बट पॉइंट इज कि अगर ये साथ हो जाए तो यस, एशियन सेंचुरी करीब हो सकती है। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर BRI आपके अफ्रीका में, यूरोप में, तो अभी क्या है वो उन देशों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अगर चाइना अपना रुख सही करे फ्यूचर में, उसको लगे कि यार ये तो पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई, तो चलो अब सुधर जाते हैं, तो इस एरिया में भी कोऑपरेशन फ्यूचर में हो सकता है। उसके बाद काउंटर टेररिज्म, अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर कोई कॉम्प्रिहेंसिव टेररिज्म की ट्रीटी नहीं बन पाई यूएन के लेवल पर, जिसको इंडिया कितने सालों से बोलता रहा है। जिनको हम टेररिस्ट कहते हैं, चाइना कहता है ये टेररिस्ट थोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मसूद अजहर, पाकिस्तानी टेररिस्ट। तो ऐसे में कैसे बात बन पाएगी भाई? लेकिन टेररिज्म इज प्रॉब्लम ऑफ इंडिया ओनली? नहीं, ये तो दुनिया की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में यहां पर कोऑपरेशन जरूरी है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि एशियन सेंचुरी नीड स्टेबिलिटी इन एशिया, नीड इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया। वी कैन नॉट हैव लॉन्ग स्लोडाउन्स एनी मोर, राइट। दिस इज लाइक अ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि अभी हम 2024 में हैं, राइट। तो 2100 मतलब 2100 तक का ये पूरा समय है, राइट। तो अगले 10 से 20 साल डिसाइड करेंगे क्या वाकई एशियन सेंचुरी होगी, क्या वाकई आप और हम एक ऐसे समय में इंटरनेशनल रिलेशंस को देख रहे होंगे जब वेस्ट नहीं डिटरमाइन करेगा व्हाट इज गुड फॉर द वर्ल्ड, एशिया से डिसाइड होगा व्हाट इज गुड फॉर द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक टाइम ऑफ एशियन सेंचुरी इज कमिंग, हाउ डज इट इंपैक्ट इंडिया? ये एक मेंस का क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में आ सकता है और PSR ऑप्शनल में भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ओवरलैप करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर सब कुछ क्लियर है जस्ट मेंशन वाह इन कमेंट्स, और आपके जो ओपिनियन है वो भी प्लीज शेयर कीजिएगा।